फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एडिटोरियल ये है कि भारत को भी ना प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी बनने की ज़रूरत है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इज़ गुड, प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी बनना जरूरी है। अब क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड एंड कैसे ये डिफरेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से? तो प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब होता है ब्रांडिंग, समझे ना? प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब होता है सेल्स एंड मार्केटिंग। देखो मैन्युफैक्चरिंग कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के इर्द गिर्द जो बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे ब्रांडिंग हो गया, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि पेटेंट राइट्स फाइल करना हो गया, वो ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए। अभी देखो, अभी यूनाइटेड स्टेट्स का एप्पल सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका, हाँ। और वही देखोगे उसका जो फैक्सॉन है ना जी, वो उतना ज़्यादा नहीं है मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना तुम्हारा एप्पल का है। क्यों? एप्पल बहुत आगे क्यों निकल गया? क्योंकि उसका अपना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, उसका अपना ही ब्रांडिंग है, उसका अपना ही डिज़ाइनिंग है। अच्छा, मोदी जी ने इस बार कहा है ना रेड फोर्ट से कि डिज़ाइन इन इंडिया एंड डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड। तो जब ये वर्ड उन्होंने बोला है तो जाहिर सी बात है भारत में भी प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी तैयार होना चाहिए। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे इस एडिटोरियल में। सेकेंड एडिटोरियल देखो, अनिल अंबानी केस देखो। अब अनिल अंबानी का जो पेरेंट कंपनी है वही अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, ये ग्रुप है। इस कंपनी के अंदर बहुत सारे कंपनी आते हैं, जैसे पिक्चर में देख सकते हो रिलायंस होम फाइनेंस भी। अब रिलायंस होम फाइनेंस क्या है? तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब है कि लॉट ऑफ शेयर होल्डर, और ये तुम्हारा है कैपिटल मार्केट में जुड़ा हुआ है, यानी कि शेयर मार्केट में जुड़ा हुआ है। इसमें पब्लिक का बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट है, लोग बहुत ही ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं। अब उसने अनिल अंबानी के प्रेशर के वजह से क्या हुआ कि जो की मैनेजमेंट पोस्ट पे जो लोग हैं रिलायंस होम फाइनेंस का, जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसने क्या किया, पैसा जो शेयर होल्डर का पैसा था वो रिलेटेड कंपनीज में लगा दिया, यानी कि अनिल अंबानी का और भी बहुत सारा कंपनी वहाँ पे लगा दिया। वो कंपनी फेल तो ये भी कंपनी फेल, तो ये गलत चीज़ है। कहाँ गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस? ये तो बहुत बड़ा वायलेशन हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को और सेबी को बहुत जल्दी ही इस पर काम करना चाहिए। हालांकि इस पर बहुत कुछ हुआ है, कह सकते हैं। अनिल अंबानी को 5 साल के लिए डिबार कर दिया गया शेयर मार्केट से, और जो की मैनेजमेंट पोस्ट पे था रिलायंस होम फाइनेंस ग्रुप का, उसको भी निकाल दिया गया, उसके ऊपर भी हेक्टिव फाइन्स लगाया गया है। तो ये एक पोल खोलता है। देखो, इससे पहले भी कितना शेयर मार्केट में जानते हो कि घोटालाबाजी हो चुका है। ये सब चीज़ ठीक नहीं है। थर्ड वन देखो, अच्छा अभी मेघालय में एक केस पाया गया है, उससे रिलेटेड तुम्हारा है ना, इससे पोलियो वायरस से रिलेटेड। मंकी पॉक्स अलग चीज़ है, एमपॉक्स अलग है, वो मैं बता चुका हूँ। मेघालय में एक केस पाया गया है, तो ये केसेस लोग को लग रहा है कि केसेस में भी हो सकता है कि जो पोलियो वायरस है उसी से संबंधित है। तो देखो, जो इंजेक्टेबल पोलियो वायरस, इंजेक्टेबल दिया आता है ना, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है पोलियो को ख़त्म करने के लिए, स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 3 को ख़त्म करने के लिए। इंडिया जानते हो, इंडिया पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया है इंडिया में। मगर सबसे बड़ी बात है कि ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या होता है कि आप जब किसी बच्चे को जिसका इम्यून सिस्टम खराब है उसको यदि देते हो, तो हो सकता है कि जो आप वैक्सीन दे रहे हो उसी से कहीं वो पोलियो वायरस जनरेट ना हो जाए अंदर। क्योंकि ये जो पोलियो वायरस है वो सब एंट्रोवायरस है। एंट्रोवायरस, रेट्रोवायरस और एंट्रोवायरस में क्या अंतर है बताए हैं ना क्लास में? तो ये सब एंट्रोवायरस है, यानी कि एंट्रोवायरस मतलब ये जो फिकल ओरल रूट है, यानी कि जो फिशेस से, डेड प्रोडक्ट से जो इकोसिस्टम में रहता है, फिर तुम्हारे बॉडी के अंदर आ जाएगा, यानी कि माउथ के थ्रू फिर पेट में चला जाएगा, और फिर पेट में इंटेस्टाइन में चला जाएगा, तो फिर वहाँ पे वो ग्रोथ करता है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन के वजह से क्या होता है, वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस हो रहे हैं। अब फिर ये फिर जाएगा तुम्हारा फिशेस, यदि इकोसिस्टम में जाएगा, रिवर में जाएगा, वाटर बॉडी में जाएगा, तो फिर ये सर्कुलेट होगा। तो मेघालय में एक जो केस पाया गया है, अब कंफर्म नहीं हो क्या वो केस तुम्हारा एग्जाम्पल है सर्कुलेटिंग पोलियो डिराइव वैक्सीन का। एग्जाम्पल नहीं भी हो तो हमें इस बात को हमें ज़रूर समझ लेना चाहिए कि ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया, अब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन देने की ज़रूरत है। क्योंकि WHO का भी यही रिकमेंडेशन है कि पहले आप ओरल पोलियो वैक्सीन से आप ख़त्म करिए चीज़ों को, क्योंकि ओरल पोलियो वैक्सीन ही एक सही रास्ता है वाइल्ड ये पोलियो वायरस का म्यूटेशंस को या स्ट्रेन को ख़त्म करने का। समझे ना? अभी देखो कितना स्ट्रेन है इसका, 3 स्ट्रेन है। पहला स्ट्रेन अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रेजेंट है, बाकी सेकेंड और थर्ड देखोगे तो वर्ल्ड ने एलिमिनेट कर दिया है। तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि वहाँ के लोग जो है रिलीजियस रीजन से और भी बहुत सारे रीजन से वो लोग नहीं लेते हैं ड्रॉप सब।
तो उसमें जो ओरल पोलियो वैक्सीन वो बहुत ही अहमियत है, बट एट द सेम टाइम इंजेक्टेबल भी जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन उसको भी देना जरूरी है, नीड ऑफ द आवर है। समझ गए ना? तो देखो वही चीज़ देखो वहाँ पे लिखा गया है, इंडिया अर्जेंटली नीड्स टू स्टॉप यूजिंग ओरल पोलियो वैक्सीन्स एंड स्विच ओवर एक्सक्लूसिवली इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। समझ गए ना? क्या है इसके बारे में तो डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर में एडिटोरियल्स में। तो यहाँ पे देखो, वी शुड एम टू बिकम ए प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी विथ इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मुद्दा देखो क्या है। हाँ, इस बार इंडिपेंडेंस डे स्पीच में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, स्पेशल फोकस किया कि डिज़ाइन इंडिया एंड डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड, यानी कि भारत में ही डिज़ाइन होना चाहिए। देखो मैन्युफैक्चरिंग का बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है डिज़ाइन का, एंड डिज़ाइन एक्चुअली प्ले इंपॉर्टेंट रोल। डिज़ाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है जितना पैसा डिज़ाइन में लगता है, जितना पैसा तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगता है। आज एप्पल इतना बड़ा दुनिया का कंपनी बना है तो उसके पीछे जो रीज़न है वही डिज़ाइन है, प्रोटोटाइप है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ब्रांडिंग है। तो उसी तरह हमें भी बनना होगा। जैसे सैमसंग देखो कितना बड़ा दुनिया का कंपनी है कि नहीं बताओ? तो हमें वहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, समझे ना? इन्होंने कहा है कि यस, इंडिया को क्या करना चाहिए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना चाहिए। हाँ, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस अपने जगह ठीक है, बट डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड, यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी बनना जरूरी है। समझ गए ना? और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव ने, उन्होंने भी कहा कि यस, इंडिया जरूर बनेगा प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी, समझे ना? और इससे जितने भी हमारे नागरिक हैं उसके लाइफ में असर पड़ता है असर। अब देखो ना, तुम सैमसंग देखो, सैमसंग साउथ कोरिया का कंपनी है, तो उससे कितना लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। तो जब प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी बनते हो तो पीपल को बहुत ज़्यादा ही फायदा होता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है कंट्री सबका। यहाँ पे समझोगे स्टूडेंट, ये कर्व देखो, ये कर्व के बारे में पहले भी जिक्र हुआ था इस क्लास में कि देखो इसी कर्व कहते हैं स्टैंड सिन स्माइल कर्व। देखो स्माइल की तरह कर्व है, और उसमें देखो कि मैन्युफैक्चरिंग है तो वो लोअर बेस पे है, देख रहे हो? यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं है। वैल्यू एडिशन तुम्हारा कॉन्सेप्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। और कॉन्सेप्ट का मतलब क्या कि आपका ब्रेन में है वो चीज़। अभी जैसे ब्रेन में है तो ब्रेन से यदि बाहर निकालना है तो इट्स टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड इट टेक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च पेटेंट फाइल करना पड़ेगा उसके लिए आपको। ब्रांडिंग में देखो वैल्यू एडिशन चाहिए, ब्रांडिंग में आपका अच्छा खासा पैसा चाहिए, डिज़ाइन में देखो अच्छा खासा पैसा चाहिए। कर्व देख रहे हो ना? और इस कर्व में सबसे नीचे तुमको मैन्युफैक्चरिंग नजर आएगा। तो यदि हम चिल्लाते रहें कि मैन्युफैक्चरिंग हब, उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि सच में ही भारत को प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी बनना है तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, डिज़ाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और सेल्स मैनेजमेंट, ये सब करना होगा। इसी को बोलते हैं स्टैंड सी स्माइल कर्व, समझे? और ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ये कॉन्सेप्ट 90s में आया था, और वो स्टैंड सी नहीं दिया था। वो फाउंडर है तुम्हारा आयसर, इसका आईटी कंपनी जो है ना, अभी लैपटॉप बनता है ना, जानते हो ना? लैपटॉप कंपनी जो आयकर का जो लैपटॉप कंपनी है उसने दिया है ये, है ना? ACR जो दिया है। तो अब देखो वो कंपनी अभी वर्ल्ड में रिनाउंड कंपनी है, तो उसी के जो फाउंडर है उन्होंने इस तरह कर्व दिया है कि केवल मैन्युफैक्चरिंग करने से नहीं चलेगा, साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, डिज़ाइन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये कंपनी कहाँ पे, ताइवान में हेडक्वार्टर था, और इसने इतना वैल्यू एडिशन किया है, इतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन किया कि अभी बहुत ही रिपोर्टेड कंपनी है कंप्यूटर का ये। आगे देखो स्टूडेंट, ये समझो, समझने वाला चीज़ है ये। 2 एग्जाम्पल जहाँ पे तुमको चीख ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। एक केस वही ICR का उसका लेते हैं। स्माइल कप सबसे फर्स्ट प्रपोज तो वही किया था, स्टैन सी नहीं किया था जो फाउंडर थे। हाँ, और ये कंपनी हेडक्वार्टर कहाँ, ताइवान में था। तो देखो पहले समझो कि ये पहले कंपनी था क्या। ये पहले कंपनी देखो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर था कंप्यूटर, जैसे IBM और कॉम्पैक्ट का, ये भी कंप्यूटर सब है। तो ये तुम्हारा IBM और कॉम्पैक्ट का ये मतलब ठेका लेता था, मैन्युफैक्चरर्स था, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स था, ठेका लेता था, समझे ना? ये बना के पार्ट पुर्जा बना के हम आपको दे देंगे। मगर ये फाउंडर को बहुत जल्दी ही समझ में आ गया कि यदि मार्केट में सर्वाइव करना है तो केवल मैन्युफैक्चरिंग करने से नहीं होगा। बहुत जल्दी समझ गया ये, और उसने क्या किया देखो, ये वही बोला कि अंडरस्टूड सून इनफ। इसको बहुत पता चल गया कि वाई हिज कस्टमर मच बेटर नोन एंड मोर प्रॉफिटेबल। क्योंकि इन्होंने क्या किया, बहुत पैसा रिसर्च, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च करना शुरू कर दिया। देखो उसके बाद इनका जो कंपनी है ICR है ना, ACR सॉरी,
टॉप सेलिंग कंप्यूटर ब्रांड बन गया वर्ल्ड वाइड, और अभी भी टॉप पोजीशन पे है, चाहे वो लैपटॉप के मामला में हो, चाहे पर्सनल कंप्यूटर का मामला में हो, चाहे टैबलेट के मामला में हो, चाहे गेमिंग एसेसरी के मामला में हो। अभी ACR कंपनी वर्ल्ड का टॉप कंपनी में आता है। अब पहले बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर था, किसके लिए? IBM और कॉम्पैक्ट के लिए। तो सही समय पे समझना। और देखो अभी बहुत बड़ा कंपटीटर है ये कंप्यूटर वर्ल्ड में। तो दूसरा एप्पल का देखो, एप्पल वर्सेस वही फॉक्सन का देखो। अब जानते हो कि फॉक्सन भी बहुत कुछ बनाता है एप्पल के लिए, मगर फॉक्सन और एप्पल में कितना अंतर है विद्यार्थी लोग? बताओ, एप्पल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो $3 ट्रिलियन का है, यानी कि $3000 बिलियन। 3 ट्रिलियन का मतलब $3000 बिलियन। और वही इसका जो एसेसरी जो बनाता है एप्पल का, वही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, और फॉक्सन कितना है? मात्र $85 बिलियन का है। समझ रहे? $85 बिलियन का, वो कहाँ $3000 बिलियन का है। दोनों में अंतर समझो। और उसके बाद भी फॉक्सन वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर है, वो अलग विषय है। मगर तुम देखो ना, वो जो पेरेंट जिसको दे रहा है, एप्पल कितना ऊपर है और फॉक्सन फिर भी कितना पीछे है। क्या रीजन है? वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्रांडिंग। समझे? ब्रांडिंग, डिजाइन, ये सब के वजह से तुमको एप्पल और फॉक्सन के बीच में इतना अंतर नजर आता है। तो यहाँ से क्या मैसेज जाएगा विद्यार्थी लोग? फोकस करें हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करना बहुत अच्छी बात है। जितना मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करेंगे उतना अच्छा चीज़ है, उतना जॉब क्रिएट होगा, उतना ही जॉब बढ़ेगा, उतना ही यंग वर्कफोर्स ऐड होंगे हर एक साल। अच्छी बात है। मगर जैसे ही क्रिटिकल वॉल्यूम्स अचीव हुआ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनना शुरू कर दिए, साथ साथ हमें तुरंत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन में लग जाना चाहिए, ब्रांडिंग में लग जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाना चाहिए, सर्विस मार्केटिंग में लग जाना चाहिए। इससे क्या होगा? ओवरऑल कंट्री हमारा प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी बन के निकलेगा। और तुम खुद देखो ना, भारत का जो सामान एक्सपोर्ट होता है 70% तो लो वैल्यू प्रोडक्ट सेल होता है, और 25 से लेकर 30% हमारा हाई प्रोडक्ट होता है, वो उसमें भी IT सेक्टर सब वाला चीज़ है। तो अब तुम बाहर देखो, साउथ कोरिया सब देखो, जापान सब देखो, उसका 70 to 80% हाई वैल्यू वाला प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। तो हमारे कंट्री को भी ये करने की ज़रूरत है, समझे? और उसके लिए प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी बनना जरूरी है। उसके लिए डिज़ाइन पे फोकस करना होगा, उसके लिए ब्रांडिंग पे फोकस करना होगा, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। बताओ, हमारे कंट्री में बाहर के लोग आके पेटेंट फाइल करके चले जाते हैं, और उतना तो हम नहीं कर पाते हैं। तो आप देखो, अच्छी बात है कि हमारे कंट्री में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, 1200 से भी अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है। तो हम अभी चाहेंगे तो कर सकते हैं। आगे देखो, तो यस, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी बनने का टारगेट होना चाहिए, समझे ना? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जॉब क्रिएट होगा इससे। हाँ, सर्विस पे कितना हम रिलायंस करेंगे? हमें ज़रूरी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हम कल्चर डेवलप करें, इनोवेशंस को आगे बढ़ाएं। हाँ, जो भी डिज़ाइन होगा प्रोडक्ट इंडिया में, वो वर्ल्ड के लिए भी होगा। ऐसा सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, समझे? हाई वैल्यू गुड्स को प्रमोट करना चाहिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए, स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी जाके हमारा इकोनॉमी रेजिलिएंट हो पाएगा। ब्रांडिंग करने की जरूरत है। बताओ, हमारा कोई भी कंपनी, कोई भी ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस के मामले में है ही नहीं। बताओ, ब्रांडिंग है, इंडिया का ब्रांड ही नहीं है। तो ब्रांड बनाना होगा आपको, प्रोडक्ट पे क्रिएट करना होगा, रिकॉग्निशन क्रिएट करना होगा। एग्जाम्पल देखो, US देखो, वही जर्मनी देखो, फ्रांस देखो, जापान देखो, सब एग्जाम्पल है प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी का। रिसेंट टाइम में देखो, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब ने भी कितना आगे काम किया है। देखो, सैमसंग देखो, एप्पल देखो, ताइवान का वो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कहाँ से कहाँ निकल गया। TSMC वाला जो कंपनी है, वो कहाँ से कहाँ निकल गया। उसका कोलैबोरेशन है ना टाटा के साथ, और यहाँ पे आने वाला है। तो शुरू हो गया इन्वेस्टमेंट, एक तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट में होगा, एक तुम्हारा गुजरात में होगा। तो प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी बनने की ज़रूरत है, समझ गए ना? चलो सेकंड देखते हैं। अनिल अंबानी इश्यूज कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स वर थ्रोन टू द विंड्स। अब बताओ, कहने का मतलब कि ये अनिल अंबानी का जो केस है, ये साफ साफ आपको कहता है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो एथिक्स होना चाहिए, उसका उल्लंघन किया गया, वो ठीक से फॉलो नहीं किया गया। GS पेपर देखो, इसलिए एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के अंदर आ जाएगा, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आ जाएगा, उसका एथिक्स के अंदर आ जाएगा। ये मामला क्या है? हाँ, मामला से पहले फिगर देखो, तो ऊपर स्टूडेंट फिगर देखो, ऊपर 86 जो लिखा गया, अनिल अंबानी इश्यूज कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स वेर थ्रोन टू द विंड्स। ठीक है, वो पिक्चर देखो, पिक्चर में बहुत कुछ तुमको समझ में आएगा। रिलायंस देखो, जैसे जानते हो कि ये रिलायंस किसका कंपनी था? धीरूभाई अंबानी का, उसके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी बड़ा बेटा, और वो कहाँ से कहाँ निकल गया, उसका कोई पकड़ ही नहीं है। एशिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है वो। और उसका छोटा भाई यंगर वन अनिल अंबानी। अब अनिल अंबानी के अंदर जो हिस्से में आया है, वो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप
एक कंपनी है कह सकते हो, और उसके अंदर बहुत सारा कंपनीज हैं, और उसके अंदर तुम्हारा ये भी कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस, ये दो कंपनी इंपॉर्टेंट रखना, समझ में आ रहा, समझे ना। एक अनिल धीरूभाई कंपनी ग्रुप जो अनिल अंबानी कंट्रोल करता है, और भी बहुत सारा कंपनी है इसके अंदर, ये पेरेंट कंपनी एक तरह से जो अनिल अंबानी कंट्रोल करता है। इसके अंदर और भी बहुत सारा कंपनी होगा। तो एक कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस। रिलायंस होम फाइनेंस जो कंपनी है वो शेयर मार्केट में लगा हुआ है, और वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब है कि पब्लिक का उसमें शेयर है, पब्लिक अच्छा खासा उसमें शेयर लगाती है, पैसा लगाती है अपना। ये दो कंपनी याद रहेगा ना, ये दो कंपनी याद रहेगा तभी इस एडिटोरियल को ठीक से समझ पाओगे। चलो नीचे चलते हैं विद्यार्थी लोग, देखते हैं इसमें हुआ क्या। कि सेबी ने बताओ बैन कर दिया अनिल अंबानी को, कहा कि आप सिक्योरिटी मार्केट से आप दूर रहोगे 5 साल तक, और बहुत ज़्यादा ही फाइन लगा, 25 करोड़ रुपया फाइन लगाया अनिल अंबानी के ऊपर। और इतना ही नहीं, जो अभी तुम लोग देख रहे थे कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका जो की मैनेजमेंट पोस्ट पे जो लोग हैं उसके ऊपर भी फाइन लगाया गया है, समझे। देखो सेबी ने क्या किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रीज अनिल अंबानी के ऊपर और भी 24 अदर एंटिटीज़ के ऊपर भी फाइन लगाया है। वही जो की ऑफिशियल जो मैनेजमेंट है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके जो की मैनेजमेंट पोस्ट पे जो लोग हैं, क्योंकि ये लोग भी गलत कर दिए ना, ऊपर मालिक बोल रहा है, ठीक है, हालांकि मालिक का ही गलती है, अनिल अंबानी प्रेशराइज किया है, समझे ना। अनिल अंबानी ने ही प्रेशराइज किया कि तुम क्या करो, जो भी शेयर होल्डर का पैसा है तुम मेरे रिलेटेड कंपनी में लगा दो। गलत बात ना है। अब रिलेटेड कंपनी बर्बाद हो गया तो ये कंपनी भी बर्बाद हो जाएगा। तो जो की मैनेजमेंट पोस्ट पे है उसको भी डिबार कर दिया गया, और वही देखो 5 साल के लिए डिबार कर दिया गया, और 25 करोड़ रुपया फाइन लगाया गया है अनिल अंबानी के ऊपर। नंबर 1 क्या है कि ये जो RHFL रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जो पैसा डाइवर्ट हुआ है वो गलत तरीके से हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। और उसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो अंबानी का ही है, अनिल अंबानी का ही हाथ है, क्योंकि अनिल अंबानी ने प्रेशर दिया किसके ऊपर, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के जो की मैनेजमेंट पोस्ट पे जो लोग हैं उसको प्रेशर दिया कि तुम पैसा फंड को यूज़ कर सकते हो, यूज़ कर लो, समझ गए ना। तो देखो 222 पेज का ऑर्डर, और सेबी ने कहा है कि अंबानी ने गलत काम किया, अनिल अंबानी ने अपने पोजीशन का दुरुपयोग किया है। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का ये जो लीडर ही ना, मालिकीन है, उस पोजीशन का दुरुपयोग किया है इसने, ठीक है। और इसने क्या किया, कहीं ना कहीं RHFL रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी पे गलत तरीके से कंट्रोल किया, उसके की मैनेजमेंट जो पर्सनल्स हो उसको प्रभावित किया, उसका डिसीजन के विरोध में ये काम किया है, क्योंकि वो लोग नहीं मान रहा था, ऊपर से प्रेशर दिया, क्योंकि मालिक है आफ्टर ऑल। तो हुआ क्या, देखो हुआ क्या स्टूडेंट। तो देखो वही जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, इसको वही ये जो मेन जो आरोपी है वो अनिल अंबानी ही है, क्योंकि अनिल अंबानी मालिक है कंपनी का, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का मालिक है, उसका तो बहुत सारा कंपनी, तो ऊपर से आदेश गया तो नीचे वो मानेगा ही मानेगा। देखो अब देखो बच्चे लोग, पहले ये समझना जरूरी है, कोई भी कंपनी ना, चाहे वो शेयर मार्केट में लगा हो, वो कंपनी का अपना ब्यूरोक्रेसी रहता है चलाने के लिए, तो उसका भी एक हायरार्की लेवल होता है, समझे। जैसे की मैनेजमेंट पोस्ट हो गया, की मैनेजमेंट पोस्ट मतलब क्या कि जो डे टू डे एक्टिविटीज संभालेगा, और उसके ऊपर भी तुम्हारा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हो। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है कि जो तुम्हारा छोटा छोटा डिसीजन नहीं देखता, वो ब्रॉड विजन देखता है, वो देखता है कि क्या ये कंपनी सही काम कर रही है, क्या ये कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसके हिसाब से काम कर रही है, क्या ये कंपनी का जो चार्टर है उसके हिसाब से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वो सबसे ऊपर वाला पोस्ट होता है जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, जो सबसे ऊपर पोस्ट है। और उसके नीचे जो पोस्ट होता है उसको बोलते हैं की मैनेजमेंट पोस्ट, जिसमें CEO सब रहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रहते हैं। तो यहाँ पे जो गड़बड़ी हुआ है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स लोग ने किया है गलती, की मैनेजमेंट पोस्ट वाले लोग ने किया है, और उससे ऊपर जो पोस्ट होगा उसका कोई गलती नहीं है। बात समझो, ये जो डे टू डे एक्टिविटीज़ करता है, डे टू डे मैनेजमेंट करता है, उसने गलती की है, क्योंकि वो अनिल अंबानी के डिसीजन से प्रभावित हो गया, समझे। तो ये चीज़ हमें समझना होगा यहाँ पे। देखो अब बताओ, तो अब क्या हुआ कि ये जो RHFL है, यानी कि जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है, जानते हो कि ये शेयर मार्केट में लगा हुआ है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, करोड़ ऑफ शेयर होल्डर्स है इसके, है ना। वो लोन लेके बताओ अंबानी का रिलेटेड ग्रुप्स को देना शुरू कर दिया। अब वहाँ पता चला कि वो कंपनी डूब गया तो ये कंपनी भी ख़त्म हो जाएगा। तो वही देखो, उसी तरह गलत तरीके से पैसा दिया गया है।
ऑल दिस हैव बीन फाउंड टू प्रोमोटर, वही जो भी पैसा दिया गया पता चला वही प्रोमोटर का ही इंटीडीज है, वही क्लोज एसोसिएट है अनिल अंबानी का। समझ गए? तो इन्वेस्टिगेशन देखो कहाँ से कवर है, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से हुआ और उसका बार बार इस तरह का गलत चीज़ किया गया है। आगे देखो, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए था नहीं, उसको ठीक से फॉलो नहीं किया। तो इस तरह का जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ है जहाँ पे शेयर होल्डर का पैसा लेके रिलेटेड कंपनीज में डाल दिया गया, ये गलत था। ये बहुत गलत काम किया है की मैनेजमेंट पोस्ट वाले लोग ने। ठीक है, सेबी ने किया कि ये ग्रेट फेलियर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, और जो मैनेजमेंट है आरएचएफएल का, जो अंबानी के इन्फ्लुएंस में आके और कहीं ना कहीं वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वही बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, उसका भी डायरेक्टिव्स माना नहीं। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी बात मानता तो ये नहीं होता हाल, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीनियर पोस्ट है, हायरार्की का देखोगे तो उसको भी डिसरिगार्ड किया है लोग, उसका ही बात नहीं माना। तो देखो वही बोला कि मैनी ऑफ द एंटिटीज डेट रिसीव दिस लोन, जो भी एंटिटीज को पैसा मिला यही आरएचएफएल से, वो खुद डिफॉल्ट हो गया। वो डिफॉल्ट होगा तो ये भी डिफॉल्ट होगा, और जब ये कंपनी डिफॉल्ट होगा आरएचएफएल, तो जो पब्लिक का जो पैसा लगा था वो खत्म। तो कितने गरीब लोग सब, कितने जो नॉर्मल सिटीजन उसको कितना नुकसान हो गया होगा पैसा, समझ सकते हो। तो सब्सटेंशियल, वही तो बोले 9 लाख शेयर होल्डर का नुकसान हुआ है विद्यार्थी, बहुत बड़ा ये है। 9 लाख शेयर होल्डर का नुकसान हुआ है, देखो समझे ना, ये फ्रॉड के वजह से बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ इन लोग को। लीगल और रेगुलेटरी रेमिफिकेशन, द केस सी ऐसा स्टार्क रिमाइंडर, ये कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी भी स्टिल एक प्रॉब्लम है भारत में, समझे, और बहुत अच्छे से ओवरसाइट होना चाहिए। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को और सेबी को और अच्छे रूल्स और रेगुलेशन के साथ आना चाहिए इस तरह का चीज़ों को रोकने के लिए। नहीं तो फिर लोग का इस तरह पैसा बर्बाद होगा तो ठीक तो नहीं है, ये गलत मैसेज जाएगा शेयर मार्केट के लिए, समझ गए ना। कंप्लीटेड। आगे देखो स्टूडेंट, इंडिया अर्जेंटली नीड्स टू स्टॉप यूजिंग ओरल पोलियो वैक्सीन एंड स्विच ओवर एक्सक्लूसिवली टू इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुद्दा देखते हैं, मुद्दा क्या है देखो। एक केस पाया गया, वही वैक्सीन डिराइव पोलियो का 2 साल के बच्चे के अंदर पाया गया मेघालय में। कंफर्म नहीं है कि ये केस क्या है, क्या ये केस तुम्हारा इम्यूनो डिराइव वैक्सीन से, मतलब वही वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस से रिलेटेड है, या फिर ये सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस से रिलेटेड है, वो कंफर्म नहीं है। अच्छा, कंफर्म नहीं है, फिर भी तो एक बहुत बड़ा संकेत है भारत के लिए कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपके कंट्री से पोलियो वायरस ख़त्म हो गया, मगर फिर भी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन चलाने की ज़रूरत है भारत में, समझे। तो देखो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो ही नहीं कि वाइल्ड पोलियो वायरस का हो इन्फेक्शन प्रेजेंट है, और बट वही जो इन्फेक्शन मेघालय में 2 साल बच्चे को पाया गया, जो ही नहीं कि सरकार ने ये नहीं कहा कि ये वाइल्ड पोलियो हो सकता, मगर कहीं ना कहीं तो एक रिमाइंडर तो है। देखो WHO ने 2014 में ही भारत को पोलियो फ्री घोषित कर दिया, जबकि लास्ट केस हमें कब पाया था, 2011 में पाया था। 2011 में लास्ट केस था पोलियो वायरस का केस पाया गया था। अब देखो बच्चे लोग, पोलियो वायरस को इराडिकेट करना, एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसका कोई एनिमल रिजर्वर नहीं है, ये एनिमल से नहीं आता है। जो चीज़ एनिमल से नहीं आया उसको हटाना बहुत इजी है, उसको कंप्लीट ख़त्म करना बहुत ही आसान है। पोलियो वायरस का 3 स्ट्रेन है, स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2 और स्ट्रेन 3। स्ट्रेन 2 और स्ट्रेन 3 पूरा दुनिया से ख़त्म हो चुका है, बस स्ट्रेन 1 ही प्रेजेंट है, और भी कहाँ पे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, समझ गए। तो देखो भारत में जो सबसे लास्ट जो केस आया था वो 2011 में आया था, और WHO ने भारत को 2014 में सर्टिफिकेट दे दिया कि ठीक है भारत क्या है, पोलियो फ्री कंट्री है। अच्छी बात है, ये गरिमा है हमारे लिए कि हमने अचीव कर लिया है, कोई यहाँ पे पोलियो से मर नहीं रहा है बच्चा, समझ गए ना। हाँ, वही लिखा गया कि ह्यूमन खुद रिजर्वर है वायरस का, इसलिए ज़्यादा आसान है इसको ख़त्म करना। यदि एनिमल रिजर्वर होता, जैसे कोविड-19 देखो है ना, तो उसको ख़त्म करना मुश्किल होता है। यदि इंसान रिजर्वर हो, इंसान से यदि कोई बीमारी हो, इंसान ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो उसको ख़त्म करना बहुत ही ईजी है। एनिमल से कोई बीमारी आता है तो उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, यानी कि जेनेटिक डिजीज जो स्टार्ट हुआ एनिमल से फिर ह्यूमन बींग में, उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, समझ गए ना। देखो वही बोला कि ह्यूमन्स क्या है, सोल रिजर्वर है इस वायरस का, कोई फैक्टर नहीं है इसको यानी कि उसको मस्कीटोज, चिकनगुनिया टाइप का जो होता है ना बीमारी, येलो फीवर, सब एडिस इजिप्टी, ये सब इसका कोई कैरियर नहीं है फैलाने के लिए। सिम्टम्स वही है ना, फैटिक होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा एंड सो ऑन। आगे देखो तो पोलियो है क्या, देखो
पोलियो बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज है, वायरस की वजह से होता है, और ये एंट्रोवायरस है। बच्चे लोग एग्जाम्पल है एंट्रोवायरस का। क्या होता है रेट्रोवायरस और एंट्रोवायरस में क्या अंतर होता है? पहले रेट्रोवायरस का बारे में समझते हैं। देखो, रेट्रोवायरस का मतलब कि जो वायरस जो बाहर से जो पैथोजन आ रहा है वो क्या है? आरएनए बेस्ड है। वो क्या है? आरएनए वाला वायरस है। मगर जैसे उसको होस्ट मिल गया वो कन्वर्ट कर लेता है डीएनए में, समझे? वो कन्वर्ट हो जाता है डीएनए में, तो इसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। जैसे एचआईवी जो एड्स है वो एग्जाम्पल है तुम्हारा रेट्रोवायरस का, कि वो स्ट्रक्चर, वायरस का स्ट्रक्चर क्या था? आरएनए था। जैसे ह्यूमन बींग के अंदर आया, जैसे होस्ट के अंदर आया, तो वो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है। बात समझे? और हम ये भी जानते हैं कि म्यूटेशन का जो संभावना है वो आरएनए बेस्ड वायरस में ही ज़्यादा है। कोविड-19 भी एग्जाम्पल है आरएनए बेस्ड वायरस का, समझ गए? तो आरएनए हो गया। ये जो पोलियो है ये एग्जाम्पल है एंट्रोवायरस का। एंट्रोवायरस का मतलब होता है कि जो फिकल से माउथ रूट में आए, यानी कि डर्ट प्रोडक्ट्स हुआ, फिर इकोसिस्टम में गया और फिर फूड चेन के थ्रू आपके बॉडी में आ रहा है, यानी कि मुंह से जाएगा और इंटेस्टाइन में ग्रो करना शुरू कर देगा, इस तरह का। तो टोटल कहोगे तो एंट्रोवायरस लगभग वही 84 टाइप्स का होता है। और सभी वायरस, ऐसा नहीं कि सभी एंट्रोवायरस तुम्हारे नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करेगा। कई एंट्रोवायरस होता है जो नर्वस सिस्टम को भी ब्रेक डाउन कर सकता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है, और पोलियो वायरस इसका एग्जाम्पल है। तो पोलियो वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ब्रेक डाउन कर सकता है और उससे पैरालिसिस भी हो सकते हैं। बच्चे लोग में होता है ना पैरालिसिस, सब पोलियो का शिकार हो गया, देखते हो पैर लगना शुरू हो जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, पोलियो सही टाइम पे नहीं, टीका नहीं दिया गया तो उसका पैर खराब हो गया, वो पैरालिसिस ही तो है। तो पोलियो इज ए एग्जाम्पल ऑफ क्या है तुम्हारा? एंट्रोवायरस। यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है? पोलियो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज जो वायरस की वजह से होता है, समझे? देखो ये माउथ के थ्रू आएगा और इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एंट्रोवायरस बोले, कि एंट्री होता है माउथ से। हाँ देखो, ये नर्वस सिस्टम को भी ब्रेक डाउन कर सकता है ना, इन्वेड कर सकता है, समझे? और देखो पैरालिसिस भी कर सकता है ये। लास्ट पोलियो जो रिकॉर्ड हुआ था भारत में 2011 में, और मार्च 2014 में पोलियो फ्री कंट्री, मतलब WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री घोषित कर दिया। हम जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी स्ट्रेन 1 प्रेजेंट है। तो टोटल 3 स्ट्रेन है। म्यूटेशन स्ट्रेन मतलब क्या होता है? अलग अलग जो रूप है। एक ही पोलियो वायरस का जो 3 रूप है, पहला रूप अभी भी प्रेजेंट है, मगर दूसरा और तीसरा जो है पूरा वर्ल्ड से एलिमिनेट हो चुका है, और इंडिया से तीनों एलिमिनेट हो चुका है, समझे? इंडिया से 2014 में ही सब एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखोगे विद्यार्थी लोग, यहाँ पे देखो, तो जब बात करेंगे वैक्सीन्स का कि कौन सा वैक्सीन दिया जाता है पोलियो वायरस को ख़त्म करने के लिए, वही एंट्रोवायरस को ख़त्म करने के लिए, तो 2 वैक्सीन है यहाँ पे। तुम लोग को ये जान के हैरानी भी नहीं होना चाहिए, ऐसे तो मैंने पहले भी कहा है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, नीचे देखोगे इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन पहले बनाया गया, इसको 1955 में ही बनाया गया, डॉक्टर जोनस सैक ने बनाया था ये। अब देखो ये क्या है? मसल्स में इंजेक्शन देने का बात है, मैं ये बहुत कॉस्टली है। थैंक्स टू अल्बर्ट सैबिन, क्रेडिट जाता है अल्बर्ट सैबिन को, क्योंकि इन्होंने 1961 में सबसे आसान वैक्सीन बनाया, डेट इज कॉल्ड ओरल पोलियो वैक्सीन। कि और अब देखो ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका फायदा क्या है कि मल्टीपल राउंड आप दे सकते हो, यानी कि जब तक वो स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 3 खत्म ना हो तब तक आप पिलाते रहो, और हम जानते हैं कि पिलाने की वजह से एक प्रॉब्लम दूसरा है, पोलियो है ना, पोलियो डिराइव्ड वैक्सीन्स, यानी कि जो वैक्सीन जो आपने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस। क्योंकि अब देखो क्यों ऐसा, क्यों जो हम लोग ओरली दे रहे हैं उससे क्यों फिर म्यूटेशन हो रहा है? तो रीज़न ये है कि जो ओरली दे रहे हैं ना वो वीकेंड लाइव्ड वायरस है, वो जिंदा पैथोजन है, वायरस है वो जिंदा है, मगर उसका वैल्यू को कम कर दिया गया है, तो वीकेंड पैथोजन है, वो वीकेंड वायरस है। जब जिंदा दिया जा रहा है, अब मान लो कि बच्चे का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो, तो जाहिर सी बात है अटैक कर देगा इंटेस्टाइन में, तो उससे क्या हुआ कि जिस चीज़ के लिए दिए थे वो दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया नीचे। इसे बोलते हैं वैक्सीन जो दिए, वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस। अब ये बच्चा यदि मान लो कि इसका जो डर्ट प्रोडक्ट है फेसिस इकोसिस्टम में चला जाए, रिवर में जाए, वाटर में जाए, तो फिर से लौट के आएगा ना, इसलिए कहते हैं फिकल ओरल रूट। तो जब लौट के आ रहा है वापस, उसी को बोलते हैं सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस। और यही केस तुम्हारा मेघालय में भी पाने का बात था, या तो वो सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस है, या फिर वो तुम्हारा वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस, यानी कि इम्यून सिस्टम की वजह से, दोनों ही केस हो सकता है, बट सरकार ने कंफर्म नहीं किया इस चीज़ को लेकर। देखो यहाँ पे समझो,
तो ओरल पोलियो वैक्सीन ने ही रेवोल्यूशन लाया है पोलियो वायरस को ख़त्म करने में। 61 में आया। देखो इसमें लाइफ एट्यूनेटेड यानी कि वीकेंड वैक्सीन वायरस है, उसमें जिंदा है वो, समझे, वो बॉडी में डाला जाता है। हाँ, बट इसके वजह से क्या वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस होने का चांस है, समझ गए ना। और बहुत ही आसान है, देखते हो, बहुत ही आसानी तरीके से डाला जाता है और कॉस्ट भी बहुत सस्ता है। बट वहीं बात करेंगे इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का आती है 55 में, उससे पहले डेवलप्ड हुआ है ये। इसमें क्या है कि बच्चे लोग इनएक्टिवेटेड है। इनएक्टिवेटेड का मतलब ये क्या है कि वायरस है मगर वो मरा हुआ है और ये मसल्स में दिया जाता है, वही इसलिए कहते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है ये। तो कहोगे कि सर इसका यूज़ है, यूज़ है। जब आपने स्ट्रेन 1 खत्म कर दिया, स्ट्रेन 2 खत्म कर दिया, स्ट्रेन 3 खत्म कर दिया बिकॉज ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन, तो अब जो नया क्रिएट होने का चांस क्या है, वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस या सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस, उसको ख़त्म करने में इसका काम है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का काम है। आ रहा है समझ में। तो वही बोला कि ये देखो, ये वो वाइल्ड पोलियो वायरस को खत्म नहीं कर सकता। वाइल्ड पोलियो वायरस यानी कि स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 3 खत्म करना है तो ओरल पोलियो वैक्सीन ही कारगर है, क्योंकि उसमें मल्टीपल राउंड चलता है वो, और ज़्यादा इजी है एडमिनिस्टर करना, ज़्यादा सस्ता है वो, समझे। मगर इसका यूज़ क्या होगा, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का फ़ायदा ये होगा कि जो उसके वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसको ये जड़ से ख़त्म कर देगा। तो देखो दोनों का ही रोल है, तुम किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं बोल सकते, दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि दुनिया को फ्री करना है पोलियो वायरस से, तो दोनों का ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। आगे देखो, देखो वही बोला है 2 स्ट्रेन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, अभी 1 स्ट्रेन प्रेजेंट है, वही अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। तो वही बोला कि इसका 3 टाइप होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 2 और टाइप 3 इराडिकेट हो चुका है, समझे। देखो टाइप 2 देखो इराडिकेट 2015 में हुआ, और टाइप 3 इराडिकेट हुआ 2019 में। मैं पूरा वर्ल्ड का बता रहा हूँ, समझे। और अभी टाइप 1 प्रेजेंट है, वही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। और इंडिया तो जानते हो 2014 में ही पूरी तरीके से फ्री हो गया, चाहे स्ट्रेन 1 हो, स्ट्रेन 2 हो और स्ट्रेन 3 हो। आगे देखोगे तो क्या है ये IVDV क्या है और CVDV क्या है। तो देखो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ओरल पोलियो वैक्सीन यदि बच्चे को पिलाया जाए जिसका वीक इम्यून सिस्टम है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम है, तो हो सकता है कि जेनेटिकली म्यूटेट होके वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर ले, नया वायरस क्रिएट हो जाए, जानते हैं म्यूटेशन होने का चांस है, उसी को बोलते हैं हम लोग हाँ इम्यूनोडिफिशियंसी, यानी कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस हो गया, यानी कि वैक्सीन जो पिला रहे थे उसके वजह से प्रॉब्लम हो गया, समझे। इसी के लिए इसको बोलते हैं स्मॉल IVDV, समझे, इम्यूनोडिफिशियंसी पोलियो वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस। और उसी बच्चे में देखा जाता है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो, समझ गए ना। हाँ, सर्कुलेटिंग PDPT का मतलब क्या है, वही चीज़, यदि जिस बच्चे को हो गया उसके फिशिस हो सकता है कि जाए इकोसिस्टम में, रिवर में, और वो फिर से यदि लौट के आ रहा है तो उसी को बोलेंगे हम लोग सर्कुलेटिंग VDVP, यानी कि वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस। तो सरकार को देखो, सरकार को ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि नहीं हो सकता, हो सकता है, चांस है। हम भले ही 2014 में हम पोलियो फ्री कंट्री हो गए, मगर चांस तो है, IVDV का चांस तो है, CVDP का चांस तो है। तो कायदे से हमको क्या करना चाहिए कि यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है भारत का, ये मिशन इंद्रधनुष है कि नहीं है, उसमें चला देना चाहिए, इनएक्टिवेटेड ये पोलियो वायरस चला देना चाहिए, ताकि कोई खतरा ही नहीं रहे। अब यदि ये मैसिव लेवल पे वैक्सीनेशन होगा तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो चांसेस है कि मे भी आ सकता है वो चांस भी ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीटेड।